आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के ईटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आतंकवाद के नए मॉडल पर, खतरों पर होगी चर्चा। पकड़े गए सभी 6 आतंकियों से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पुलिस को अंदेशा, नवरात्र के मौके पर कहीं धमाका न हो जाए। खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा के पिता के पास मॉड्यूल के बाकी आतंकियों के बारे में जानकारी हो सकती है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई। जिशान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया, पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की मिली थी ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जिशान का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया। मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो भी दिखाए गए। सूत्रों के हवाले से खबर, गुमराह करने की कोशिश में आतंकवादी। पूछताछ में अभी तक के बयानों में काफी अंतर। कुछ और संदिग्धों की पहचान भी हुई, जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। मुंबई के संदिग्ध जान मोहम्मद शेख के पाकिस्तानी हैंडलर का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हैंडलर का नाम मोहम्मद रहमुद्दीन है। अनीस इब्राहिम के इशारे पर जान मोहम्मद उसके निर्देश लेता था। 6 महीने से चल रही थी आतंकी हमले की साजिश। प्रयागराज में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का दावा, कहा एटीएस सूबे से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस। यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सरकार पर निशाना, बोले चुनाव से पहले ऐसी गिरफ्तारियां राजनीतिक फायदा उठाने, नफरत फैलाने और माहौल खराब करने के लिए की जाती है। पठानकोट में पंजाब हरियाणा की सीमा पर कड़ी चौकसी, हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। 2 दिन पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने टिफिन बम केस में 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया था हाई अलर्ट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट कोहली के फैसले से हैरान हूं, कोहली का फैसला थोड़ा अजीब लगा। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्म उत्सव लेकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखे ढंग से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की है। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मान किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला। मुंबई में आज युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूट पॉलिश करेंगे, पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे। दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर रहेगा जोर। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट बढ़ सकती है 31 दिसंबर तक। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कल जीएसटी के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा, अभी सिर्फ कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आए हैं। बेड बैंक के लिए 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर होने का ऐलान किया।
कांग्रेस ने कहा, हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। विपक्ष के दबाव और केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अब झुकती दिख रही है। और अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को जगह मिल चुकी है। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। गुजरात मंत्रिमंडल पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल पूछा, अगर सब नाकाबिल थे तो मंत्री क्यों बनाया था और काबिल थे तो कैबिनेट से क्यों निकाला। सुरजेवाला ने कहा, खुद बेदाग दिखने के लिए रूपाणी कैबिनेट के 22 मंत्रियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान, कहा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा, राहुल जी इच्छाधारी हिंदू हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर जा रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव, पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज, बोले, जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी अब घूम रहे हैं मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का दावा, कहा, सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को जमीन बेची जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी मिली है। इकट्ठा है और इस वजह से आग बुझाने में दिक्कत भी आ रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मानखुर्द इलाका है ये, जहां पर एक पूरा स्क्रैप यार्ड है और अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के लिए सारी कोशिशें वहां पर की जा रही हैं ताकि आग को फैलने से रोका जाए। वो पूरा स्क्रैप यार्ड है, आग और ज़्यादा फैल सकती है। सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी तरह आग को काबू किया जाए, लेकिन तस्वीरें देखिए, केवल धुआं और धधकती आग, और ऐसे में दिक्कतें फायर ब्रिगेड के सामने जल्द से जल्द इस आग को काबू करने के लिए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में मेट्रो का निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसा में 21 लोग घायल हैं। घायलों को वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा सुबह 4 बजे हुआ। मेट्रो का काम जारी था। मलबे में कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांद्रा कुर्ला इलाके में, जहां पर मेट्रो के फ्लाईओवर का काम हो रहा था और सुबह करीब 4 बजे हादसा हुआ। एक हिस्सा उसका गिर गया। 21 लोग घायल हैं जिन्हें वीएन देसाई अस्पताल पहुंचाया गया है। सत्यम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यम, क्या मिल रही है पूरी जानकारी, कैसे हादसा हुआ और जो घायल है क्या सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और क्या स्थिति? जी, देर सुबह 4:30 बजे के करीब मेट्रो का MMRDA का माफ करें MMRDA का ये ब्रिज है और यही ब्रिज का काम चल रहा था। इसी ब्रिज के गिरने के वजह से कुछ मजदूर थे ऊपर थे और कुछ नीचे थे, कंक्रीट कर रहे थे जेसीबी और मशीन के माध्यम से। लेकिन ये ब्रिज जब भी गिरा तो कुछ लोग सलिया पकड़ के कूद गए, कुछ लोग पानी की बगल में वो साइड में टंकी के अंदर गिर गए, तो कुछ लोग इसके नीचे जख्मी हो गए। ऐसे कुछ 22 लोग थे जिसमें से 21 लोग को वीएन देसाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, पूरा ब्रिज का काम चल रहा था और पूरा फ्लाईओवर है, पूरा जमीन दोस्त हो गया है, जमीन पे गिर चुका है और इसी के नीचे और ऊपर दोनों साइड में कुछ मजदूर थे। 20 से 22 बताया जा रहा है मजदूर थे। सभी लोग काम कर रहे थे, देर रात का समय था और उसी समय ये ब्रिज है पूरी तरह से जमीन पे गिर गया है, पूरा टचअप है। और यही ब्रिज गिरने की वजह से उसके अंदर और ऊपर कुछ काम कर रहे थे मजदूर ने उड़ी मारा ऊपर से, वहां से डायरेक्ट जंप लगाया, नीचे गिरे हैं। कुछ को सलिया धंस गया है, किसी को पानी के टाँकी में। इसी तरह भारी संख्या में मजदूर जख्मी हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है फायर का, आप दूसरे बगल में देख सकते हैं। मुंबई पुलिस की भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और उसके अलावा वहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। बड़ी खबर बताई जा रही है, रात के समय था, लोग कुछ काम कर रहे थे, किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी। जो ब्रिज का काम चल रहा है, मजदूर
काम कर रहे थे, बेखौफ इस जगह पे ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिज गिरने की वजह से सभी मजदूर इसके नीचे, ये मलबे के नीचे कुछ दब गए थे, कुछ ब्रिज के ऊपर ही फंस गए थे और कुछ लोग सलिया धंस गए और कुछ लोग पानी के टाँकी में। अभी तक जो बताई जा रही खबर, 21 लोग इस घटने में जख्मी हो गए हैं, जिसको नज़दीक के सांताक्रूज इलाके में वीएन देसाई हॉस्पिटल है, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया गया। कुछ लोग और होने की संभावना, जिनको ये मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम लगातार स्पॉट पे मौजूद है सुबह से और सर्च ऑपरेशन कर रही है। जी, आप रहे सत्यम हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मुंबई की बीकेसी इलाके की, जहां पर मेट्रो का एक फ्लाईओवर गिर गया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए, जिन्हें वीएन देसाई अस्पताल पहुंचाया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह 4 बजे के करीब यह हादसा हुआ। फिलहाल एमएमआरडीए के तमाम अधिकारी और प्रशासन वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा हुआ है, उसके आसपास और उसके नीचे भी फायर ब्रिगेड की टीम लोगों की तलाश कर रही है कि कहीं कोई और वहां पर फंसा तो नहीं है। उन सबको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, उनको इलाज मिल सके। ये अहम तस्वीर मुंबई के लिए एक तरीके से आफत का शुक्रवार है आज। और एमएमआरडीए फ्लाईओवर बीकेसी इलाके में, जिस पर काम जारी था, रात का वक्त था इसलिए काम जारी था, क्योंकि दिन के वक्त इलाके में ट्रैफिक होता है, भारी काम में दिक्कत होती है बीच ट्रैफिक में, और इसीलिए रात के वक्त ये काम हो रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबर इंटरनेशनल संकट की। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी काबुल सबसे ज्यादा अशांत बना हुआ है। 1 महीने के अंदर काबुल में 2 बड़े रॉकेट हमले किए गए। रात के अंधेरे में काबुल की सड़कों पर फिर बरसे आग के गोले। पूरे अफगानिस्तान को अंधेरे में धकेलने की तालिबानी साजिश। बिजली घर को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आतंकी। मौत बरसाने की धमकी देते इन रॉकेट्स को देखकर हर अफगानी शख्स की रूह कांप गई। उन्हें वो मंजर याद आ गया जब ऐसे ही रॉकेट्स ने कुछ दिनों पहले काबुल को कब्रिस्तान बना दिया था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था। कुछ उसी तरह का मंजर गुरुवार की रात काबुल के आसमान में दिखा। ये तस्वीरें राजधानी काबुल के खैर खाने इलाके की हैं, जहां गुरुवार को रात 9 बजे के करीब एक एक कर कई रॉकेट से हमला किया गया। वैसे तो इस हमले में चमतलाह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया। लेकिन हमले के बाद घर के अंदर बिखरे कांच के टुकड़े इस हमले की भयावहता को बयान कर रहे हैं। काबुल के लोग जब रात में अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ये रॉकेट हमला हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई और लोग घर छोड़कर भागने लगे। अभी तक इस हमले में हुए जान माल के नुकसान का आकलन नहीं हुआ है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ऐसे में रॉकेट हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं हमले के पीछे आईएस खुरासान तो नहीं? क्या ये हमला हक्कानी बर्दारी के बीच हुए झगड़े का नतीजा है? क्या तालिबान में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है? क्या किसी तालिबानी लड़ाके ने गलती से रॉकेट दाग दिया है? तालिबानी लड़ाके अनपढ़ हैं। 99% लड़ाकों को न तो टेक्नोलॉजी पता है और न ही अनुभव है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ऐसी कई तस्वीरें आईं, जिन्हें देखकर लग गया कि तालिबान के हाथ में किसी ने उस तरह थमा दिया है। चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, हवा में हेलीकॉप्टर से लटक कर झंडा फहराने की असफल कोशिश हो, या फिर हवाई जहाज के डैनों पर रस्सी बांधकर झूला झूलना हो। ये तस्वीरें सबूत है कि तालिबान के हाथ जब सोफिस्टिकेटेड हथियार आएंगे तो क्या हो सकता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब राजधानी काबुल में इस तरह के रॉकेट हमले हुए हों। इससे पहले अफगानिस्तान में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली थी। 30 अगस्त को दोबारा काबुल एयरपोर्ट पर लगभग 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन अमेरिकी सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया था।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से ही काबुल में बेहद स्थिति तनावपूर्ण है। लोग दहशत में जी रहे हैं। डर है कि बाहर निकले तो तालिबानियों का कहर बरपेगा। घर में रहे तो शायद किसी आतंकी संगठनों के रॉकेट हमले का निशाना बन जाए। अब खबर आपको नॉर्थ कोरिया से बता देते हैं, जहां तानाशाह किम जोंग दुनिया के सामने मिसाइलों की ताकत दिखाने में लगा हुआ है और इस बार चलती ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर उसे दुनिया को चौंकाया है। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइलों को ट्रेन पर बने मिसाइल रेजिमेंट के एक अभ्यास के दौरान लॉन्च किया गया। मिसाइल 800 किलोमीटर दूर एक समुद्र में एक सटीक लक्ष्य पर जाकर गिरा। तानाशाह के इस मिसाइल परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन से मिसाइल के परीक्षण की। किम जोंग लगातार दुनिया के सामने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन इस बार ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो करीब 800 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाने पर जाकर लगा। और इस मिसाइल के जरिए किम जोंग दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत, अपनी दहशत दिखाने में कामयाब रहा। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइलों को ट्रेन पर बने मिसाइल रेजिमेंट के एक अभ्यास के दौरान लॉन्च किया गया। सुबह से गंगा आरती के दर्शन आप कीजिए और अद्भुत तस्वीरें ये सामने आई है वाराणसी से, जहां पर गंगा आरती इस वक्त चल रही है। ये भी आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में उनके प्रशंसक बीजेपी अलग अलग ढंग से जश्न मना रही है। आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने, जहां गंगा आरती के दौरान पीएम मोदी को 71वें जन्मदिन की शुभकामनाएं एक अलग अंदाज में मिली। तस्वीरें आपके सामने, गंगा आरती के दौरान पीएम मोदी को दीपों से जन्मदिन की बधाई दी गई। विराट कोहली का टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टेस्ट और वनडे की कप्तानी करते रहेंगे। कहा बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए लिया बड़ा फैसला। विराट कोहली ने कहा, फैसले से पहले मैंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली को जानकारी दे दी। रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के साथ भी चर्चा की। मैं अपनी पूरी क्षमता से भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं। रोहित शर्मा बन सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान। आईपीएल के टी20 मुकाबले में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार है। फिलहाल रोहित टीम इंडिया के उप कप्तान भी हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले, विराट के फैसले का सम्मान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं। बीसीसीआई का बयान, विराट पर नहीं था कोई दबाव। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए विराट कोहली के योगदान को भूला नहीं जा सकता। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, सम्मान करते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट कोहली के फैसले से हैरान हूं। कोहली का फैसला थोड़ा अजीब लगा। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्मोत्सव लिखकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखे ढंग से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की हैं। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला। मुंबई में आज युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूट पॉलिश करेंगे, पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे।
दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर रहेगा जोर। दुशांबे में एससीओ बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दबाव पर टैक्स छूट बढ़ सकती है 31 दिसंबर तक के लिए। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कल जीएसटी के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा, अभी सिर्फ कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आए। बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर होने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा, हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। विपक्ष के दबाव और केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अब झुकती दिख रही है। और आइए अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को मिली जगह। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। गुजरात मंत्रिमंडल पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल पूछा, अगर सब नाकाबिल थे तो मंत्री क्यों बनाया था और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? सुरजेवाला ने कहा, खुद बेदाग दिखने के लिए रूपाणी कैबिनेट के 22 मंत्रियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान। कहा, जब मेरी नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल जी इच्छाधारी हिंदू हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर जा रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव। पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज। बोले, जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी अब घूम रहे हैं मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का दावा। कहा, सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को जमीन बेची जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान मिली जानकारी। बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बवाल। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, राज्य में कहीं घुसपैठिए नहीं है। राय से इस्तीफा देने की मांग की। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, मैं भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी। मरते दम तक देश की रक्षा करूंगी। बीजेपी पर मस्जिद जाने का वीडियो वायरल करने का जड़ा आरोप। पकड़े गए सभी 6 आतंकियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ। पुलिस को अंदेशा, नवरात्र के मौके पर कहीं धमाका ना हो जाए। खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा के पिता के पास मॉड्यूल के बाकी आतंकियों के बारे में जानकारी हो सकती है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई थी। जीशान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की ट्रेनिंग मिली थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जीशान का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया। मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो भी दिखाए गए। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आतंकवाद के नए मॉडल और खतरों पर होगी चर्चा।
सूत्रों के मुताबिक गुमराह करने की कोशिश में आतंकवादी पूछताछ में अभी तक के बयानों में काफी अंतर, कुछ और संदिग्धों की पहचान हुई, जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। मुंबई के संदिग्ध जान मोहम्मद शेख के पाकिस्तानी हैंडलर का नाम आया सामने। सूत्रों के मुताबिक हैंडलर का नाम मोहम्मद रहमुद्दीन अनीस इब्राहिम के इशारे पर जान मोहम्मद उससे निर्देश लेता था। 6 महीने से चल रही थी आतंकी हमले की साजिश। प्रयागराज में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का दावा, कहा एटीएस सूबे से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सरकार पर निशाना, बोले चुनाव से पहले ऐसी गिरफ्तारियां राजनीतिक फायदा उठाने, नफरत फैलाने और माहौल खराब करने के लिए की जा रही हैं। पठानकोट में पंजाब हरियाणा की सीमा पर कड़ी चौकसी, हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। 2 दिन पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने टिफिन बम केस में 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया था हाई अलर्ट। अकाली दल आज कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएगा। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च को नहीं मिली है अनुमति, लेकिन पार्टी का शांतिपूर्वक मार्च निकालने का ऐलान। सुखबीर बादल 10:30 बजे शुरू करेंगे मार्च। चलिए अब किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पंजाब से दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ से लौटाया गया। तकरीबन 20 बसों और 40 गाड़ियों को वापस भेजा गया। सुखबीर बादल की अपील पर आ रहे थे ये कार्यकर्ता। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला, कहा सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले ली। पंजाब के तरन तारण किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मिशन पंजाब, बोले सिंधु और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं ये कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम चढ़ूनी की रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर गरेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज हो सकता है रिकॉर्ड टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की लोगों से अपील, खुद और परिजनों को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर उपहार दें। बिहार में आज कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार का भी वैक्सीन की 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। सीएम बोम्मई ने कहा इस महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए विशेष मुहिम। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी राहत भरी खबर, नए मामले में लगातार आ रही है कमी। 11 हफ्तों से संक्रमण दर 3% से नीचे, लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने में देशवासियों को मास्क लगाने और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। केरल में कन्नी महीने की मासिक पूजा को लेकर सबरीमाल मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुला। श्रद्धालुओं को 21 सितंबर तक दर्शन करने की इजाजत मिली। एक दिन में सिर्फ 15,000 लोगों को ही जाने की अनुमति मिली है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 बड़े अधिकारियों की तैनाती की गई। बीमारियों की रोकथाम करेंगे ये अधिकारी, सरकार को हर रिपोर्ट देंगे। बंगाल में बच्चों को तेजी से चपेट में लेते अज्ञात बुखार से सीएम ममता बनर्जी चिंतित। कोलकाता के एसएसकेएम में स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बुखार की जांच और रोकथाम के लिए हर मुमकिन इंतजाम के आदेश भी दिए गए। आज उत्तर बंगाल का दौरा करेगी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम। जलपाईगुड़ी के बाद मालदा में भी अज्ञात बुखार से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत भी हुई। यूपी के गोरखपुर में बारिश और जलजमाव से बढ़ती संक्रामक बीमारियां। सर्दी, खांसी और बुखार से रोजाना 1600 से 1700 मरीज मिल रहे हैं। प्रशासन का हर तरह से बंदोबस्त का दावा। यूपी के 10 जिलों में 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर। लखनऊ का कल हुआ बुरा हाल। सड़कों और पौष इलाकों समेत कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। डीएम ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की। लखनऊ में तेज हवाओं और बारिशों की वजह से कई जगह पेड़ और खंभे भी गिरे तो बारिश के दौरान बेकाबू एक कार डिवाइडर से जा टकराया। कई दूसरी जगहों से भी मिली हादसों की बड़ी खबर। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से कई जगह पुराने और जर्जर भवनों की दीवारें भी गिरी तो लालबाग में नगर निगम के दफ्तर तक में पानी भर गया। कई मोहल्लों में घंटों बिजली गुल रही।
लखनऊ के पॉश मॉल एवेन्यू में भी दिखा बुरा हाल। बारिश से इस कदर जल जमाव हुआ कि लग्जरी से लेकर कई छोटी गाड़ियां तक डूब गई। दहशत में लोग घरों की पहली मंजिल तक पहुंचे। पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी की है, जहां पद्मश्री सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर बिहार के दरभंगा की आपको दिखा रहे हैं, जहां दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के दियारा में बीजेपी कार्यकर्ता नाव पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाकर बधाई संदेश दे रहे हैं। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है और देश और दुनिया से उन्हें बधाई संदेश लगातार भेजे जा रहे हैं। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी की आकृति बनाकर उनको बधाई संदेश दिया। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप दरभंगा की देख रहे हैं, जहां पर कुशेश्वर स्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाव पर उनका जन्मदिन मनाया। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश में अलग अलग जगहों से लोग अपने अपने ढंग से उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। कोरोना काल में मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। भारत माता की। आज पीएम मोदी विश्व स्तरीय नेता हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स, अनगिनत मुलाकात और मसलों का निपटारा करना होता है। फैसले लेने होते हैं। कूटनीति से राजनीति सब कुछ संभालना होता है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ वो एक बेटे का फर्ज भी बखूबी निभाते हैं। मोदी जब गुजरात के सीएम थे, वो तब भी अपने जन्मदिन के मौके पर मां से मिलने आते थे और पीएम बनने के बाद भी यही रीत चली आ रही है। 2013 से 2017 की ये 4 तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। पहली तस्वीर साल 2013 की है। इसी साल बीजेपी ने उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित किया था और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय फलक पर ऐसे छाए कि छाते ही चले गए। पीएम मोदी ने 2014 में जो करिश्मा किया था, वो 2019 में बड़े चुनावी चमत्कार में बदल गया था। बीजेपी की बम्पर जीत हुई, कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। लेकिन देश जीतने के बाद पीएम मोदी सीधे मां के कदमों में आ पहुंचे। मां के आशीर्वाद से पीएम मोदी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन मौका जब जब मिला, उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके आज का अस्तित्व अतीत में किए मां की ही मेहनत का नतीजा है। मां हीराबा पीएम के जीवन का कितना बड़ा स्रोत हैं। इसका जिक्र उन्होंने फेसबुक के एक कार्यक्रम में किया था। साल था 2015 और महीना था सितंबर। पीएम मोदी फेसबुक के टाउन हॉल कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जब मां का जिक्र आया तो प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। मां से उन्हें किस कदर लगाव है, इसका जिक्र उन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के एक सवाल के जवाब में किया था। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है। ये फर्क होता है और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों से बता चुके हैं कि उनका जीवन कितने कष्ट में बीता। पिता का देहांत हुआ तो परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी मां हीराबा के कंधों पर आ गई और मां का वो कष्ट प्रधानमंत्री मोदी जब भी याद करते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना,
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मां हीराबा के काटे कष्ट ने ही एक ऐसा किरदार गढ़ दिया जो चाय बेचते बेचते देश का पीएम बन गया। मां से मिले संस्कार और अनुभव से मिली सूझबूझ ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये नाम भी गुमनामी की गलियों में खो जाता, लेकिन मां के आशीर्वाद ने मोदी को ना कभी झुकने दिया, ना ही कभी रुकने। संघ से मिली सीख ने उन्हें खुद को और तराशने का मौका दिया। बीजेपी ने भरोसा और राजनीतिक कुशलता ने मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया। मोदी 14 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2014 में दिल्ली के दरवाजे उनके लिए फिर खुले। गांधीनगर से निकलकर मोदी लुटियंस की दिल्ली पहुंचे। 7 लोक कल्याण मार्ग उनका नया पता बना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस पूरे चुनावी सफर में मां से उनकी मुलाकात बेहद सीमित रही। मां भी दिल्ली की गलियों से दूर छोटे बेटे के साथ छोटे से घर में गुजारा करती रहीं। लेकिन 15 मई 2016 को दुनिया ने फिर से मां बेटे के अटूट प्यार की तस्वीरें देखी। पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर मां को बुलाया था। एक तस्वीर में वो व्हील चेयर पर बैठी मां को पीएम आवास की सैर कराते भी दिखे, लेकिन मां को पीएम आवास रास नहीं आया और वो फिर से गुजरात लौट गईं और फिर लौट कर नहीं आईं। अपने लाडले के घर मां का मन क्यों नहीं लगा, इसका खुलासा प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में किया था। कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूं तो मां को दुख हो रहा है कि आज 71वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी के उपलक्ष्य में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। आंकड़ा 2 करोड़ का है। आज दिन भर इस लोअर बैंड के जरिए एबीपी न्यूज पर आपको हम आंकड़े बताते रहेंगे। अब तक का जो आंकड़ा है वो 1 लाख को पार कर चुका है। 2 करोड़ का आज लक्ष्य रखा गया है, और ये भी अपील की जा रही है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन का कोई डोज नहीं लगवाया है तो जाकर आप अपने नंबर का इंतजार कीजिए और डोज जरूर लगवाइए, अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराइए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी है और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो पीएम के जन्मदिन के मौके पर सेवा कार्यों में भाग लें। वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रखे हैं। मोदी जी के जीवन का क्षण क्षण गरीबों, किसानों व वंचितों की सेवा में समर्पित है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप मोदी जी के जन्मदिन पर टीका जरूर लगाएं और सेवा कार्य करते रहें। सेवा समर्पण के अंतर्गत सेवा कार्यों में भाग लें, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। साथ ही बीजेपी सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वृक्षारोपण किया है। आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है और उससे पहले जगदीप धनखड़ ने उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी और वृक्षारोपण भी किया है। और इस बीच पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। लक्ष्य 2 करोड़ वैक्सीनेशन का है और इस वक्त 1,20,000 से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रूस और चीन के राष्ट्रपति का भी संबोधन होगा। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर होगा जोर।
दुशांबे में एससीओ बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दागे गए कई रॉकेट्स, पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, किसी संगठन ने अब तक नहीं ली जिम्मेदारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट में बढ़ोतरी मिल सकती है। 31 दिसंबर तक समय सीमा में छूट। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी हो सकता है विचार। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एमएमआरडीए का निर्माणाधीन पुल गिरा। 14 लोग घायल हुए, कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका। तड़के 4 बजे हुआ हादसा। चलिए आगे बढ़ते हैं आदर्श और अब बात करते हैं देश की अहम खबरों की, जिसमें पहली खबर है आतंक के खिलाफ तेज होती मुहिम की। तो पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़ी भी कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। आतंकवाद के नए मॉडल और खतरों पर चर्चा होगी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई थी। जिशान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया, पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की मिली थी ट्रेनिंग। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन। आज से 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज हो सकता है रिकॉर्ड टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के लोगों से अपील, खुद और परिजनों को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर उपहार दें। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद भी बांटा। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंद की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टेस्ट और वनडे की कप्तानी करते रहेंगे। कहा, बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए बड़ा फैसला लिया। विराट कोहली ने कहा, फैसले से पहले मैंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली को जानकारी दे दी है। रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के साथ भी चर्चा की। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं। मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी। कहा, मानसून के सितंबर अंत तक उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटने की संभावना नहीं। मानसून के देरी से लौटने का मतलब है सर्दी भी देर से इस बार पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र चलते हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो गए। तो मुंबई में साहिल खान पर लगे आरोपों वाले मामले से जुड़ा नया अपडेट भी है, वो आपको बताते हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को जगह मिली है। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान। कहा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। साहिल खान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुदकुशी की कोशिश करने वाले बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, नकली स्टेरॉयड के बड़े रैकेट में शामिल है मनोज। साहिल पर मनोज ने लगाए थे आरोप। मनोज पाटिल के बाद साहिल खान पर करण धीर नाम के एक मॉडल ने भी आरोप लगाए। कहा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके वीडियो डिलीट किए। करण के आरोपों को भी साहिल ने खारिज किया। मुंबई के मानखुर्द इलाके के कुर्ला स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग। किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं। आग की घटनाओं को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है ये इलाका। और अब सबसे बड़े प्रदेश यानी कि यूपी चलते हैं, जहां केजरीवाल की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है तो आसमानी आफत की कई तस्वीरें भी सामने आई। आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव। पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी।
किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यूपी के 10 जिलों में 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर। लखनऊ का कल हुआ बुरा हाल। सड़कों और पौष इलाकों समेत कई घरों और दुकानों में पानी भरा। डीएम ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। लखनऊ में तेज हवाओं और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ और खंभे भी गिरे तो बारिश के दौरान बेकाबू एक कार डिवाइडर में जा घुसी। कई दूसरी जगहों से भी मिली हादसों की खबर। लखनऊ की निराला नगर में बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर कार पर गिर गया। कार सवार बाल बाल बचा, लेकिन पेड़ गिरने से घंटों रास्ता बाधित रहा। लोगों को परेशानी हुई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से कई जगह पुराने और जर्जर भवनों की दीवारें भी गिरी तो लालबाग में नगर निगम के दफ्तर तक में पानी भर गया। कई मोहल्लों में घंटों बिजली भी गुल रही। सिर्फ एक दिन की बारिश ने आधे लखनऊ को डुबो दिया है। लोगों के घरों में बेडरूम और किचन तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। नाव चलाने जैसी हालत है। लखनऊ के पौष मॉल एवेन्यू में भी दिखा बुरा हाल। बारिश से इस कदर जल जमाव हुआ कि छोटी गाड़ियों से लेकर लग्जरी गाड़ियां तक डूब गई हैं। दहशत में लोग घरों की पहली मंजिल पर जाने को मजबूर। लखनऊ में भारी बारिश ने उड़ानों पर भी ब्रेक लगाया। दुबई, मुंबई और अहमदाबाद से लखनऊ आने वाली उड़ानें कल दिल्ली डाइवर्ट की गई हैं तो जाने वाली उड़ानें घंटों लेट रही। मूसलाधार बारिश में कानपुर नगर निगम के दावों की भी खुली पोल। कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ। जूही पुल के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भरने से आवाजाही ठप रही। यूपी में चुनाव पास आते ही सड़क के गड्ढे नेताओं को आने लगे हैं याद। मायावती ने तंज कर कहा, प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। गाजियाबाद में गड्ढों से परेशान लोग। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड पर गड्ढों से सड़क पर लगा भारी जाम। लोगों ने योगी सरकार के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के वादे और दावे भी याद दिलाए। प्रयागराज में भी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के चुनाव क्षेत्र के लोग गड्ढों से परेशान हैं। गड्ढों से अक्सर होते हैं हादसे। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 बड़े अधिकारियों की तैनाती। बीमारियों की रोकथाम करेंगे, सरकार को हर रिपोर्ट देंगे। यूपी के गोरखपुर में बारिश और जल जमाव से बढ़ती संक्रामक बीमारियां। सर्दी, खांसी और बुखार के रोजाना 1600 से 1700 मरीज। प्रशासन का हर तरह के बंदोबस्त का दावा। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की खबरें आपको दिखाते हैं। पहले बात पंजाब की करेंगे। अकाली दल आज कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएगा। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च को नहीं मिली अनुमति, लेकिन पार्टी का शांतिपूर्वक मार्च निकालने का ऐलान। सुखबीर बादल 10:30 बजे शुरू करेंगे मार्च। पंजाब से दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ से लौटाया गया। तकरीबन 20 बसों और 40 गाड़ियों को वापस भेजा गया। सुखबीर बादल की अपील पर आ रहे थे ये कार्यकर्ता। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला। कहा, सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले लेगी। पंजाब के तरन तारण किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी का मिशन पंजाब। बोले, सिंधु और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं, ये कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम चड्ढूनी के रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर गरेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दिल्ली में बारिश बना रहा है रिकॉर्ड। इस मौसम में अब तक 1159 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। कल तेज हवाओं के साथ इलाकों में होती रही बारिश। और अब बंगाल और बिहार की अहम खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। बंगाल में बच्चों को चपेट में लेते बुखार से चिंतित है ममता सरकार। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल में बच्चों को तेजी से चपेट में लेते अज्ञात बुखार से सीएम ममता बनर्जी चिंतित। कोलकाता के एसएसकेएम में स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बुखार की जांच और रोकथाम के लिए हर मुमकिन इंतजाम के आदेश दिए। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, मैं भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी, मरते दम तक देश की रक्षा करूंगी।
बीजेपी पर मस्जिद जाने का वीडियो वायरल करने का जड़ा आरोप। अवैध बालू खनन मामले में आरा के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी। बिहार के अलावा झारखंड में 2 जगह तलाशी। अब तक करीब 3 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। बिहार के वैशाली में कोचिंग क्लास के लिए निकली 10वीं की छात्रा का बुरी हालत में मिला शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। आज एलजेपी सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और आइए अब मध्य प्रदेश के साथ कुछ और राज्यों की अहम खबरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जनता का आरोप, मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद नगर निगम ने जल जमाव रोकने वाले इंतजाम नहीं किए। रतलाम जिले में बड़े केदारेश्वर महादेव मंदिर में दूसरी बार घुसा बारिश का पानी। पूरा मंदिर हुआ जलमग्न। प्राचीन बरसाती झरने और कुंड से भी तेज गति से पानी बहता दिखा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भारी बारिश से हादसा। मकान गिरने से दादी और पोती की मौत। बेमेतरा समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। कि भारी बारिश से यूपी की राजधानी लखनऊ का बुरा हाल हो गया है। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के घरों में भी पानी डरावनी एंट्री मार चुका है। एयरपोर्ट समेत कई इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। कल लखनऊ पानी के आगे बेबस नजर आया, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन भी भारी बारिश होने वाली है। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है। मूसलाधार बारिश ने घंटों तक ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें पानी पानी हो गई। बारिश का सितम ऐसा रहा कि आम और खास सब पानी के सामने मजबूर नजर आए। आम और खास की इस खाई को भी पानी ने पाट दिया। ये यूपी की विधानसभा है जहां विकास की नीति बनती है, लेकिन पानी खुद चलकर विधानसभा परिसर में पहुंचकर विकास का आईना दिखा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आलीशान घर के बाहर का नजारा देख लीजिए, जिसकी भव्यता के चलते इसे गुलाबी महल भी कहा जाता है। असली वाले गुलाबी महल में भले ही झील न हो, लेकिन कुदरत ने बहन जी के गुलाबी महल के बाहर झील जरूर बना दी। लखनऊ के पौष इलाकों में झील बनी है, तो आम इलाकों में इंद्रदेव ने कश्ती चलाने के लिए भरपूर पानी छोड़ा है। ये लखनऊ का मॉल एवेन्यू इलाका है। घरों में पानी घुस चुका है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और कुदरत की आपदा में लोग स्विमिंग का मजा लेने को मजबूर हैं। अब मॉल एवेन्यू से कैसरबाग का रुख कीजिए। यहाँ भी पानी बाग बाग कर रहा है। चारों तरफ बस पानी का ही त्राहिमाम मचा है। बारिश ने कहर बरपाया तो मेयर भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लेकिन तब तक बारिश सड़क को निगल चुकी थी और मेयर महोदया सिर्फ चिंतन करती रह गई। सड़क ही नहीं, दीवार भी बारिश के सामने थम नहीं पाई और दम तोड़कर गिर पड़ी। तस्वीरें राजेंद्र नगर की हैं, जहां कई 100 मीटर दीवार गिर गई और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी अपनी ताकत दिखाई। सड़कों पर जगह जगह पेड़ टूट गए, गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के हवाले से एक नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने कोरोना काल में आतंक का नया मॉड्यूल लॉन्च किया। त्योहारों पर देश को धमाके की साजिश से दहलाने में पकड़े गए आतंकियों से ये खुलासा हुआ है। देखिए संवाददाता मनोज वर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की पॉकेटमार साजिश एक्सपोज्ड। हिंदुस्तान की जेब काटने आए इमरान के आतंकी। ये आतंक का वो चेहरा है जो पाकिस्तान की नई साजिश का जिंदा सबूत है।
हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अब सिर्फ सीमा पार आतंकवाद के जरिए ही हमला करने के मंसूबे नहीं पाल रहा, बल्कि उसने अपनी आतंकी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी किया है। साल 1981 से लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा इस खबर पर लगातार लगे हैं। जब मनोज वर्मा ने क्राइम ब्रांच में अपने सूत्रों को खंगाला तो सामने आया आतंकी रोटी खाने वाले पाकिस्तान का ये नया आतंकी मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और इसी में हुआ है ये खुलासा। पाकिस्तान की नजर अब हिंदुस्तान की जेब पर भी है और वो कोरोना काल में भारत को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी प्लान बना रहा है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आतंकी जीशान ने कबूल किया है भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए आईएसआई ने नया मॉड्यूल बनाया है। इसी मॉड्यूल के तहत ये 6 आतंकी काम कर रहे थे। इकोनॉमिक टेररिज्म के जरिए फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम, बड़ी दुकानों को निशाना बनाना था। सभी आतंकियों को सख्त आदेश था कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह धमाके न कर पाओ तो भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाओ। पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, लगाने को वैक्सीन नहीं है। खुद पाकिस्तान दुनिया भर के सामने भीख के लिए हाथ पसारे खड़ा है, लेकिन अपनी जनता पर ध्यान देने के बजाय तालिबान खान आईएसआई के साथ मिलकर अर्थशास्त्र और आतंक शास्त्र का नया गठजोड़ बना रहे हैं। तफसील से समझिए इस इकोनॉमिक टेररिज्म के पूरे मॉड्यूल को। इकोनॉमिक टेररिज्म के मॉड्यूल में जान से ज्यादा माल पर हमला करना होता है, मतलब ऐसी चोट जिसमें मौत भले ही कम हो लेकिन आर्थिक नुकसान ज्यादा है। इसमें बड़ी फैक्ट्रियों, गोदाम, शोरूम, बड़ी दुकानों को जलाने की प्लानिंग की गई। इस आतंक मॉड्यूल में मालगाड़ियों को निशाना बनाने की आतंकियों से ताकीद की गई। खासकर कॉटन यानी रुई से भरी बोगियों में आग लगाना, धमाके करना शामिल है। मुंबई का रहने वाला और कोटा से पकड़ा गया आतंकी जान मोहम्मद भी अब पूछताछ में साजिशों के सारे राज उगल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेररिज्म शुरू भी हो चुका है। आतंकी जान मोहम्मद ने कबूला कि जबरन उगाही के लिए उसने गोवा के गुटखा कारोबारी के यहाँ धमाका किया था। अनवर नाम के एक कारोबारी की हत्या के बाद भी जान मोहम्मद ने कबूला है। जान मोहम्मद से गुरुवार को महाराष्ट्र एटीएस ने करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। आतंकियों से इस पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि आईएसआई ने बाकायदा तनख्वाह पर आतंक के ट्रेनरों को नौकरी दी हुई है, जो हिंदुस्तान से लड़कों की शिनाख्त करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए अपने आकाओं के पास पाकिस्तान भेजते हैं। स्पेशल सेल ने बताया कि मस्कट में आईएसआई ने बाकायदा कुछ लोगों को सैलरी पर रखा हुआ था, जिनका काम था जो लड़के ट्रेनिंग के लिए टेरर कैंप जाते हैं उन्हें पानी के रास्ते मस्कट से पाकिस्तान पहुंचाना। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि जिस बोट से पानी के रास्ते लड़कों को पाकिस्तान पहुंचाया जाता था, वहां पर आईएसआई का एक शख्स मौजूद होता था, जो रास्ते में पाकिस्तान में मौजूद अपने अधिकारियों को मूवमेंट की सभी जानकारी देता था। फिलहाल हिंदुस्तानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। और अब वक्त है आपको पाकिस्तान की आतंकी यूनिवर्सिटी के काले सच से रूबरू करवाने का। ये आतंकी वही यूनिवर्सिटी है जहां पाकिस्तान और आईएसआई ने मुंबई आतंकी हमलों के लिए अजमल आमिर कसाब को ट्रेन भी किया था। पहली बार टीवी पर देखिए इमरान की आतंकी पाठशाला का पूरा सच। सुबह मौलवी वीडियो दिखाएगा, दोपहर में सेना का लेफ्टिनेंट प्लान बनाएगा, शाम को आतंक का प्रैक्टिकल होगा। इमरान के आतंक वाले मदरसे का यही सिलेबस है। ये आतंक का वो मदरसा है जहां से अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकी ग्रेजुएट हुए हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए। त्योहारों पर देश को एबीपी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर मनोज वर्मा ने पाकिस्तान के इस आतंकी पाठशाला के सिलेबस का एक एक चैप्टर खोज निकाला। मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे आतंक के मदरसे में पाकिस्तान तैयार करता है हिंदुस्तान के लिए खतरे।
संवाददाता मनोज वर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि कैसे आतंक के कोर्स का पूरा सिलेबस तैयार किया जाता है और कैसे उस आतंक की फैक्ट्री से निकलते हैं दहशतगर्द। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट स्थित उसी थट्टा इलाके में ISI की वो आतंकी यूनिवर्सिटी है जहां गिरफ्तार जीशान और उसामा जैसे आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने आतंक का पूरा सिलेबस बनाया था। स्पेशल सेल की पूछताछ में तोते की तरह जीशान और उसामा ने पूरा का पूरा आतंकी सिलेबस उगल दिया। थट्टा के इस फार्म हाउस में फायरिंग रेंज से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। यहाँ आतंकियों को न सिर्फ हथियार चलाना बनाना सिखाते हैं बल्कि उन्हें मीलों भारी सामान के साथ चलने दौड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दिमाग में आतंक का जहर बोने से लेकर उसकी फसल काटने तक का पूरा इंतजाम पाकिस्तान ने धर्म और शर्म दोनों की तिलांजलि दे दी। जीशान और उसामा ने आतंक का जो सिलेबस उगला है जरा वो पाठ्यक्रम देख लीजिए। 3 शिफ्ट में होती थी आतंकी ट्रेनिंग। पहली शिफ्ट में एक मौलवी आकर जीशान और उसामा समेत तमाम जिहादियों को वीडियो दिखाता था। वीडियो में एक विशेष समुदाय के खिलाफ होने वाले अत्याचार को दिखाया जाता था। वीडियो देखने के बाद मौलवी आतंकियों को भड़काता था, उन्हें जिहाद का झूठा मतलब समझाता था, दिमाग में एक खास समुदाय और भारत के खिलाफ जहर भरता था। उसके बाद आतंकी गेस्ट हाउस में रहते थे। दोपहर में होती थी दूसरी शिफ्ट जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के अफसर इन आतंकियों को हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। पाक सेना के अफसर बताते थे कि घरेलू इस्तेमाल की चीजों से कैसे बम बनाया जाता है। शाम को तीसरी शिफ्ट होती थी प्रैक्टिकल की। इसमें इन लड़कों को ISI पाकिस्तान के ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छोड़ देते थे। इसमें भीड़ वाले इलाकों में छिपकर हमला करने, ऐसे इलाकों की रेकी करने और टारगेट तलाशने की ट्रेनिंग होती थी। करीब 15 दिन की इस ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को हिंदुस्तान भेजा जाता था ताकि वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। देखिए, बार बार अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है देश के सामने, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और अभी फिलहाल इस पूरे मसले पर ताजा अपडेट क्या चल रहा है बताने के लिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, इन आतंकियों को गिरफ्त में लेने के बाद अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान में आतंक की यूनिवर्सिटी चल रही है वो भी अपने दर्शकों को हमने दिखाया। ताजा अपडेट क्या है इसमें? बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि इन आतंकियों से पूछताछ के आधार पर जो ताज़ा जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक इनके अनेक स्लीपर सेल्स अभी भी देश के विभिन्न भागों में मौजूद हैं और इनका मकसद है नवरात्रों में बम धमाके करना। लिहाजा आज राजधानी दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहली बार, दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें 12 से ज़्यादा राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों के प्रमुख और उनके सहयोगी भाग लेने जा रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य आने वाले नवरात्रों में, चूंकि आदर्श जी आने वाला जो महीना है उसमें अनेक त्यौहार होंगे और इनका मकसद इन्हीं त्यौहारों के दौरान धमाके करना है, तो लिहाजा जो अभी तक इनके पास से जानकारी उपलब्ध हुई है उनको इन तमाम एंटी टेरर दस्तों के साथ साझा करना। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं वहाँ से किस तरह के थ्रेट्स इंडिया को आ सकते हैं और इंडिया के खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा सकती हैं और उनके रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देश के 12 से ज्यादा राज्यों के एंटी टेरर चीफ चर्चा करेंगे और एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस आतंकवाद से आखिर कैसे निपटा जा सके और इनकी जो स्लीपर सेल्स अभी भी बाहर हैं, जिनके पास विस्फोटक आदि मौजूद हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए। जी, तो ये तमाम कनेक्शंस तलाशने की कोशिश भी हो रही है। ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे अपडेट्स होगा तो आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता अपने अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं। बीजेपी ने आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे दें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज इस समय तक लोगों को कोरोना की 3 लाख से ज्यादा अब तक डोज लगाई जा चुकी है। 2 करोड़ का लक्ष्य है और लगातार ये जो अपडेट्स है वो आप एबीपी न्यूज के जो लोअर बैंड है इस चैनल का, उस पर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर लगातार आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और अभी तक ये देखिए अपडेट्स, 3,16,000 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है वैक्सीन की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में पूजा अर्चना की और पूजा के बाद गिरिराज ने गरीबों में फल भी बांटे हैं। गिरिराज सिंह से बात की एबीपी न्यूज ने। साथ हैं गिरिराज जी,
आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है और आने वाले कुछ समय में यूपी में जो चुनाव होना उसकी बीजेपी बड़े लेवल पर तैयारी करे और आज एक बड़ा कार्यक्रम है। किस तरीके से देखते हैं इस बार यूपी में बीजेपी की तैयारी? देखिए, मोदी जी का जन्मदिन मैं बरसों से मनाते आ रहा हूँ। ये सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का काम मैं लखनऊ आया हूँ और जहाँ तक लखनऊ के चुनावी समर की बात कहते हैं, जब तक जोगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कोई दंगाई सर नहीं उठा पाया 5 साल में और आगे भी जब तक जोगी रहेगा कोई उठा नहीं पाएगा और उत्तर प्रदेश का अमन चैन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। विकास, विश्वास और सहयोग ये नीतियां हैं, लेकिन कुछ लोग पोलराइज करने के लिए जो अपने दादाजी के जन्मदिन पुण्यतिथि पर उनके मजार पर नहीं जाते, वो आज हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और अब आज की एक और अहम खबर, पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लोगों की जेब में आग लगी हुई है। क्या डीजल पेट्रोल की कीमत भी जीएसटी के दायरे में आएगी? अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब भारी होगी और महंगाई का बोझ हल्का हो जाएगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों से हाहाकार मच गई है। वहीं तेल के दामों से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तगड़ी कमाई है। कई सालों से मांग उठ रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए और अब ये उम्मीद फिर जगी है, क्योंकि लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक सुबह 11 बजे से होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला करने को कहा था। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ये जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल एक रेट पर बिकेगा। जीएसटी में आने पर केंद्र की एक्साइज और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा। जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28% का है, जो आज लग रहे टैक्स से काफी कम है। हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट है। कर्नाटक सरकार 35% सेल्स टैक्स वसूलती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% है, तो दिल्ली में 30 और यूपी में 26.80%। जीएसटी दायरे में आते ही तेल के दाम कैसे कम होंगे, ये दिल्ली के उदाहरण से समझिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे से घटकर 56 रुपए 45 पैसे हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे से घटकर 55 रुपए 42 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर घाटा राज्य सरकारों का है, लेकिन दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें इसके लिए तैयार हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत कम घट रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में उसका रेट बढ़ रहा है और न केवल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाया है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफ़ी समय पहले इस बात को उठाया था कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। मैंने बाकायदा सबको चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने ही इसका उस वक्त पुरजोर विरोध किया था। लेकिन बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों को 4.10 लाख करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। कोविड काल में सरकार इतनी बड़ी राशि की भरपाई नहीं कर पाएगी, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। कोरोना काल में वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से चल रही है, उसको देखते हुए केंद्र ये बोझ उठाने को तैयार होगा, ऐसा मुश्किल लगता है।
तो देखिए कार्टून बनकर तैयार हो चुका है। इरफान जी से जान लेते हैं कि कार्टून में क्या कुछ खास है, क्योंकि इस कार्टून में कल जो भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में मंत्रियों ने शपथ ली है, कुछ वो संदेश नजर आ रहा है। इरफान जी। बिल्कुल आपने सही कहा, गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल का नया घर, नई कुर्सी, नया निज़ाम, सब कुछ नया है। तो उन्होंने पूरे घर के बदल डालूंगा, एक ये लाइन सबको याद होगी, कभी आया करती थी टेलीविज़न में, उसी को याद करते हुए शायद पूरे घर के बदल दिए। उन्होंने पूरे घर के बदल डाले हैं, ये देख रहे हैं आप। अब देखना है कि उनके बदले हुए बल्ब गुजरात में कितनी रोशनी दिखाएंगे। जी, और जो बदलाव हुआ है, बदलाव तो इस बार ऐसा हुआ है इरफान जी कि विधानसभा स्पीकर को भी इस्तीफा दिलवाकर अब मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी गई है। साथ ही हमें ये भी बता दीजिए मास्टर क्लास के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? जी हाँ, मास्टर क्लास हमारी इस बार फिर गुरुवार को होगी। आप लोग हमारी मास्टर क्लास देखते रहिए। एबीपी न्यूज़ ने ये व्यवस्था की है कि मेरे साथ में आप कार्टून देखने के साथ साथ कार्टून बनाना भी सीखें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते भारत देखते रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।